इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे लिन फे मास्टरों को अपनी तलवार बनाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा होता है। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि इतने सारे क्राफ्टमैन में से किसी ने भी अब तक ऐसी स्वॉर्ड नहीं बनाई जिसके अंदर सोल हो, लेकिन जो मास्टर वो है वो इस स्वॉर्ड की वजह से टॉप स्वॉर्ड फोर्जिंग मास्टर बन चुके हैं। फिर जो मास्टर वो है वो हमारे लिन फे से कहता है कि जो कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड फोर्ज की, इसीलिए इसके बदले मुझे तुम बस ये बता दो कि आखिर तुम एट ट्राइगन फर्नेस में से बाहर निकलने के लिए किस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। यह सुनने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है कि उसने स्वॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश की, वो मुझसे कुछ तो चाहता था। और जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल मैंने उस फर्नेस के अंदर किया था वो हेवन एंड 10,000 स्वॉर्डमैनशिप है, जिसे कि मैंने खुद बनाया है, लेकिन मैं इस टेक्निक को मास्टर वो को नहीं सिखा सकता। फिर जो मास्टर वो है वह हमारे लिन फे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सीक्रेट टेक्निक ऐसे एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं उसके बदले तुम्हें यंग तालिस्मान वो भी 33 बैंड्स के साथ दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुनने के बाद लिन फे मास्टर से कहता है कि आपकी जेनरसिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने उस फर्नेस के अंदर फायर से बचने के लिए किसी भी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ एक स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल किया था। लेकिन हालांकि मुझे पता है कि आखिर ग्राउंड फायर से बचने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाती है। जहां पर स्वॉर्ड टेक्निक्स रखी है वहां पर तुम जाकर फेरी ड्रैगन नाम के बुक को ले लो, उसके अंदर तुम्हें वो टेक्निक मिल जाएगी। उस बुक के फर्स्ट हाफ में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम अपनी बॉडी को कैसे फोर्ज कर सकते हो, वो भी अलग अलग तरह के फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए। और जब आप उस टेक्निक को पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे तो ये आपकी जरूर सीक्रेट टेक्निक बन जाएगी। ये सुनने के बाद मास्टर वो अपने मन में कहते हैं कि इसने सही कहा, अपने बॉडी को फोर्ज करना यानी कि सारी की सारी स्वॉर्ड्स को मास्टर करना। फिर जो मास्टर वो है वह हमारे लिन फे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहता है कि मुझे एनलाइटमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं डार्क स्काई स्कूल को हराकर स्वॉर्ड फोर्जिंग मास्टर बन जाऊंगा तब मैं तुमने आज जो मेरी मदद की उसे जरूर अप्रिशिएट करूंगा। ये सुनने के बाद लिन फे मास्टर उसे कहता है कि मैं उस दिन का जरूर इंतजार करूंगा। और मास्टर वो जो आप मुझे यंग तालिस्मान देने वाले उसके बारे में भूल जाइए। आपने सबसे पहले मुझे एक परफेक्ट स्वॉर्ड बना के दी है, जिसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने ये सुना है कि स्वॉर्ड फोर्जिंग पिक के ऊपर एक ब्लैक आइन है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ये सुनने के बाद मास्टर लिन फे से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम उसे देख सकते हो। फिर हमें लिन फे को एक पहाड़ी इलाके में दिखाया जाता है जहाँ पर लावा की नदी बह रही होती है। उस नदी को देखते हुए लिन फे मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी सारा ब्लैक आयन है, जिसके वजह से यहाँ पर मेटल ची की कोई भी कमी नहीं है। और ऐसी चीज है जिसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी। इसकी मदद से मैं एवन की कल्टीवेशन और जो 10,000 स्वॉर्डमैनशिप है उसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। हालांकि अगर मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करता हूँ तो यहाँ पर जो काफी पावरफुल मेटल ची है वो मुझे खा सकती है, इसीलिए मेरे पास मास्टर वो जैसा गोल्डन कोर वाला मास्टर है जो कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करेगा, जिसके वजह से मैं यहाँ पर मेटल ची को काफी आसानी से रिफाइन कर सकता हूँ। फिर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लिन फे से कहता है कि अगर तुम उस फायर को निहारने के अलावा और कुछ भी करना चाहते हो तो मेरे पास ये आन पेसल है जो कि मेरी जिंदगी की स्वॉर्ड है। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ पर कुछ तो करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी फायर थी और भी ज्यादा भड़क जाती है, जिसे देखने के बाद जो लिन फे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मास्टर को थम्स अप दिखाते हुए उनसे कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर वो। चलो अब हेवन और 10,000 के साथ खेलने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद लिन फे उस फायर में जाकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और जैसे वहाँ पर लिन फे अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है वैसे जो मेटल ची है कॉन्स्टेंटली उसके बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू कर देती है। उसकी जो वाइटलिटी थी वो ग्लोपिंग और रोलिंग करना शुरू कर देती है और उसके बॉडी के आसपास जो व्हाइट लाइट थी वो गोल्डन कलर में बदलने लगती है। और 9 बार वाइटलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और मेटल ची के इम्पैक्ट के बाद जो लिन फे है वो अचानक से मीडियम वाइटलिटी कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच गया। और हमारे लिन फे को देखने के बाद जो मास्टर हुए काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि आखिर क्या करने जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर जो मेटल ची थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके वजह से हमारे लिन फे को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फे अपनी आंखें खोल रहा होता है। फिर जो मास्टर हुए वो हमारे लिन फे से कहते हैं कि तुमने स्वॉर्ड फोर्जिंग पिक पर 1 साल का जो ब्लैक आयन था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब स्वॉर्ड फोर्जिंग पिक के पास 1 साल का जो ब्लैक आयन है वो अवेलेबल नहीं है। ये सुनने के बाद लिन फे जल्दी से अपनी वाइटलिटी को चेक करते हुए अपने बॉडी में जो चेंजेस हुए उसे चेक करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो लिन फे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी जो स्वॉर्ड ची की 2 स्ट्रिक्स थी वो वाइटलिटी कल्टीवेशन लेवल में पहुंच चुकी है और मेरी जो बॉडी है वो यंग तालिस्मान लेवल तक पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने जो मेटल ची है वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में अंदर ली है, जिसके वजह से जो ब्लैक आयन था उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिर जो मास्टर वो है हमारे लिन फे से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इस स्वॉर्ड फोर्जिंग पिक की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट मानो और युवाहिंग पिक पर वापस जाओ। सुनने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि कितना वंडरफुल गिफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मुझे पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया हो। इसके वजह से मेरी जो बॉडी है वो यंग तालिस्मान लेवल तक पहुंच चुकी है और साथ ही में और मेरी जो हेवन और 10,000 के लेवल है वो भी वाइटलिटी कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि अपने युवाहिंग पिक पर वापस आ जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसी के बारे में सब सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी ट्रिप थी, मुझे क्या क्या फायदा हुआ। फिर लिन फे अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि हेवन और 10,000 जो शॉर्ट टेक्निक है उसकी
की जो कल्टीवेशन है वो वाइटलिटी कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच चुकी है, इसीलिए मुझे उसे डाइजेस्ट करने के लिए काफी समय लगेगा। इसीलिए अपने फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने के लिए और कल्टीवेशन करने के लिए सिक्लूजन में चला जाता है। और लिनफे काफी हफ्तों तक अपनी 10,000 स्पोर्ट्समैनशिप को कल्टीवेट कर रहा था और बाकी के जो स्टूडेंट है वो इलाइट टूर्नामेंट की प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा बिजी थे। जो इलाइट टूर्नामेंट है वो 3 सालों में एक बार लिया जाता है, जिसके अंदर जो इनर डिसाइपल्स है वो इलाइट डिसाइपल में प्रमोट किए जाते हैं। और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही ऐसा डिसाइपल होता है जिसे सिलेक्ट किया जाता है। और 1000 से भी ज्यादा इनर डिसाइपल्स इलाइट डिसाइपल की पोजीशन पाने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। तुम ही सोचो कि ये टूर्नामेंट कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और कितना खतरनाक होगा। फिर हमें मेरक पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते वक्त उसके बॉडी में से एक स्वॉर्ड लाइट निकलती है जो कि आसमान की तरफ जा रही होती है। तभी हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यंग लोगों के लिए असफलता झेलना अच्छा है। उस आदमी का कहने का क्या मतलब है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर युवांग पिक का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमारी जो लिनफे उसकी सीनियर सिस्टर या फिर उसकी जूनियर सिस्टर है वो मैं भूल चुका हूँ, उसे दिखाया जाता है। फिर अगले दिन हमें स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन जो स्कूल है उसके 10,000 किलोमीटर बाहर जो जंगल है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई काफी तेजी के साथ दौड़ रहा होता है। दौड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि वांगलिंग तुमने मुझे 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा देर तक फॉलो किया है, क्या तुम थक नहीं गए हो? इतना कहने के बाद वो आदमी वहीं पर रुकते हुए अपने पास एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और कहता है कि एक मैजिकल वेपन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मोर्टल्स का ही सेक्रीफाइस किया है। मैं बस तुम्हारे स्कूल से डरता हूँ, तुमसे नहीं। तभी हमें वहाँ पर दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम रुक गए। फिर वो लड़का उस आदमी से कहता है कि तुम अपने आप को मार डालो, मेरे लिए और परेशानी खड़ी मत करो। ये सुनने के बाद वो आदमी वांगलिंग से कहता है कि तुमने मुझे 3,000 किलोमीटर से फॉलो किया है, ये काफी ज्यादा पागलपन है। भागते हुए रास्ते में एक के बाद एक हर तरह के एक्सीडेंट सामने आते रहे जिसे कि मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। 17 या 18 बार जानवर के जाल में फंसना, 3 बार पत्थर से गिरने की वजह से लगभग मैं मरने ही वाला था। और जब मैं अपनी ची का इस्तेमाल करते हुए उड़कर यहाँ से जा रहा था तब 4 बार जो मॉन्स्टर्स थे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनसे भी मैं मरते मरते बचा। और सबसे घटिया बात, जो धर्मालक्षणा मास्टर की लाइट मेरे तरफ आ रही थी उससे बार बार बचना। इन सारी चीजों की वजह से मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ। लेकिन हमें वांगली को दिखाया जाता है जिसके के चेहरे के ऊपर एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता और वो अपने आप को मार डालो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। ये सुनने के बाद वो आदमी वांगली को गालियां देने लगता है। फिर वो आदमी अपने पास एक फ्लैग को बाहर निकालकर अपनी 3 स्लॉटर ऑफ गॉड्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से आजू बाजू काफी ज्यादा ग्रीन कलर का फॉग फैल जाता है और उसी फ्लैग में से काफी सारी सोल बाहर निकलती है। उस सोल को बाहर निकलने के बाद जो आदमी वो उन सोल्स को सीधा वांगली के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, लेकिन वो सोल थोड़े आगे जाकर वहीं पर से घूमकर सीधा वापस ही उसी आदमी के ऊपर हमला करके उसे काटने लगती है। जिसे देखने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर मेरे ही ऊपर क्यों बैकफायर कर रहे हैं। उस हमले का बैकफायर होने की वजह से जो उस आदमी ने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी वजह से वो आदमी फिर से उस फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उन सारी सोल्स को वापस उस फ्लैग के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी हमें वांगली को दिखाया जाता है जिसके मुंह के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो आदमी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब भी मेरी किस्मत खराब होती है तब उसे चोट लगती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलता है। इतना कहने के बाद वो आदमी सीधा हमारे वांगली के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि मुझे अब उस फ्लैग का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें डार्क हेल स्कूल की जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसे हरा सकता हूँ जो कि मेरे ऊपर बैकफायर नहीं होगी। इतना कहने के बाद वो वांगली के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वांगली के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है वैसे ही उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिसके वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल ही लेता है कि तभी उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक है वो सीधा घूमकर उसी के पिछवाड़े के अंदर घुस जाती है, जिसके वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जो कि उसे बैड लक लगा होता है उसके वजह से जो वांगली उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और वांगली उस आदमी से कहता है कि तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक मैं तुम्हारी वजह से पैदा हुई मुसीबत में मारा नहीं जाता। फिर वो आदमी मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि कैसी बदकिस्मती है, क्यों एक मौका है लेकिन मैंने इसे कभी हासिल नहीं किया, लानत है। इतना कहने के बाद वो आदमी सीधा आकर वांगली को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। उसे इस तरह से मारता हुआ देखकर वांगली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मर जाओ। लेकिन वो आदमी वहीं पर नहीं रुकता, वो फिर से काफी तेजी के साथ जाकर जो वांगली का गला है उसे पकड़कर उसे दबाने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बैड लक लग रहा है, जल्दी से मर जाओ। इतना कहने के बाद वो वांगली का गला और भी जोर से दबाने लगता है। ये देखने के बाद वांगली अपने पैर से उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है जिसके वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो आदमी नीचे गिरने के बाद कहता है कि इसके पास इतने पावर है कि वो मुझे रेजिस्ट कर पाए। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो वांगली है उसने वहां पर एक पत्थर उठा लिया होता और जल्दी से उस आदमी के ऊपर बैठते हुए उस पत्थर से उस आदमी के सर के ऊपर हमला करते हुए उसे काफी ज्यादा ब्रूटली मार देता है। उस आदमी को मारने के बाद वांगली को उसके पास से कुछ कैश और एक ब्लैक स्ट्रीमर नाम की एक चीज मिलती है जिसके के अंदर मैजिक
ठीक बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन तभी वांगली को उसके पास एक पिल मिलती है जिसे देखने के बाद वांगली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वांगली हमसे कहता है कि मेरे पास लक न होने की वजह से मैंने बैड लक वाली स्पोर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर वांगली हमसे कहता है कि मैं अमीर हुआ करता था लेकिन अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अपने टीचर के फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना मुझे अब खुद को बेचने के बारे में सोचना होगा। हालांकि जो एलाइट टूर्नामेंट है वो मेरे लिए एक मौका है, मुझे वापस जाकर उसके लिए तैयारी करनी होगी। बस मुझे ताओइस प्रीस्ट का सर स्कूल में वापस लेकर जाना होगा ताकि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल पाए। एक नॉर्थलैंड का फेमस डेविल स्टूडेंट है जिसने के काफी सारे लोगों को मारा है। अगर मैं इसके सर को वापस लेकर जाता हूँ तो रिवॉर्ड में मुझे कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन्स तो मिलेंगे ही। लेकिन तभी वांगली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वांगली ने ही पत्थर मार मार के उसका जो सर है उसे पूरी तरह से है, इसलिए उसे रिकॉग्नाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो हमारे वांगली को रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। और ये जो वांगली का कैरेक्टर है वो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। फिर हमें ट्वेन क्वेन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्वॉर्ड लाइट ने पूरे के पूरे पहाड़ को लाइट अप कर दिया। उस स्वॉर्ड लाइट के अंदर एक फिगर अपीयर हुई जो कि स्काई की तरफ उड़कर जा रही थी। तैरते हुए पत्थरों के बीच में एक काफी बड़ा धमाका होता है। इतने बड़े एक्सप्लोजन की वजह से जो ट्वेन क्वेन पिक है वो पूरी तरह से शॉक हो गया और जब वो स्वॉर्ड लाइट पूरी तरह से डिसअपियर हो गई तब उस स्वॉर्ड लाइट के अंदर से एक 20-22 साल का एक स्टूडेंट बाहर निकला। तभी हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के की तारीफ करते हैं। उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर तांग, आपने इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी को पा लिया है। तभी जो तांग के मास्टर होते हैं वो तांग से कहते हैं कि जल्दी से आकर मुझे कॉन्फाइंड डीमन पगोड़ा में मिलो। फिर हमें तांग को दिखाया जाता है जो कि पगोड़ा की तरफ जा रहा होता है। जाते वक्त उसके मास्टर तांग से कहते हैं कि आखिर तुम्हें इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी पाने के लिए कितना समय लगा। ये सुनने के बाद जो तांग है वो उसके मास्टर से कहता है कि मुझे इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी पाने के लिए 5 साल लग गए। ये सुनने के बाद जो तांग के मास्टर है उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर हमारे तांग के मास्टर उसे कहते हैं कि ट्वेन क्वेन में मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था जिसने की इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी को पा लिया था, लेकिन जो लाओशियान सियो है उसने उसको मार डाला। और कुछ दिनों के अंदर जो एलाइट टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर सिर्फ जो युवा हैन की फेरी है वही तुम्हें टक्कर दे सकती है और तुम मुझे कभी भी निराश नहीं होने दोगे। और तुम ये बात हमेशा ही याद रखना कि हम लोग हमेशा से युवा हैंग से सुपीरियर रहेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर लिनफे को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो आंखें खुलते हुए अपने कल्टीवेशन से जाग जाता है और कहता है कि आधे महीने से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए भी मैंने फोर्सफुली जो अपने लेवल को इम्प्रूव किया था उसके जो आफ्टर इफेक्ट थे उन्हें अभी तक मैं क्लियर नहीं कर पाया। तभी हमारे लिनफे के पीछे से कोई आते हुए उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने काफी अच्छा काम किया, ऐसा लगता है कि इस बार तुम एलाइट पोजीशन जरूर पाओगे। वो हमारे लिनफे के मास्टर होते हैं जो कि ताली बजाते हुए हमारे लिनफे से कहते हैं कि हमारे स्कूल ने 10,000 सालों में ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा कि जिसने की 10,000 स्पोर्ट्समैनशिप में काफी अच्छे अचीवमेंट्स को पा लिया हो। और इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे डिसाइपल्स है जो कि तुम्हें कार्डी की टक्कर दे सकते, इसीलिए मेरे सामने तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमारे लिनफे के मास्टर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि आखिर ये क्या है, रेयर और मिस्टीरियस। तभी वो नीचे पड़े हुए एक मैजिक स्टोन को उठाते हुए कहती है कि ये एक मैजिक स्टोन है, कितना ज्यादा लकी हूँ मैं। मास्टर को ये सब करता हुआ देखकर लिनफे पूरा सदमे में चला जाता है। लेकिन जो लिनफे के मास्टर है वो उस मैजिक स्टोन को छुपाते हुए उसे कहते हैं कि ये मेरा है, तुम इसे वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनने के बाद लिनफे मुस्कुराते हुए उसके मास्टर से कहता है कि मैं उस पत्थर को आपसे वापस नहीं लेने वाला, बस मैं आपसे किसी चीज को उधार लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लिनफे के मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझसे कुछ उधार लेना चाहते हो, लेकिन उधार लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हाल ही में मैं कुछ ज्यादा ही गरीब बन चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 स्टोन उधार नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद लिनफे उसके मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आपसे इनिशियल यंग पेंडेंट चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि क्या तुम्हें इनिशियल यंग पेंडेंट चाहिए, लेकिन आखिर तुम्हें वो चीज क्यों चाहिए। जो इनिशियल यंग पेंडेंट है वो एक मेजर ट्रेजर है जिसके ऊपर 36 बैंड रूल्स लगे हुए हैं और ये स्पेशली आपके अंदर जो डेविल है उसे काबू में करने के काम में आता है। इतना कहने के बाद जो लिनफे के मास्टर है उसके सर को सहलाते हुए उसे कहता है कि अगर कल्टीवेशन करते वक्त आपके अंदर डेविल आ जाए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मास्टर को इस तरह से अपनी परवाह करता हुआ देखकर लिनफे काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि हर समय तो इनह्यूमन बनकर रहते हैं, लेकिन वो अचानक से मेरे काफी ज्यादा केयर भी करते हैं, जिसके वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जो लिनफे उसके मास्टर से कहते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से मुझे वो चाहिए। ये सुनने के बाद लिनफे के मास्टर उसे कहते हैं कि कौन सी छोटी सी प्रॉब्लम। इतना कहने के बाद वो चिल्लाते हुए लिनफे से कहते हैं कि आखिर तुम अपने अंदर के डेविल को इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हो, अगर उस डेविल की वजह से तुम मारे गए तो मैं तुमसे सोल स्टोन कैसे उधार ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो लिनफे पूरा सदमे में चला जाता है और वो अपने मन में कहता है कि
साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन तब हमें लिन फे के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन फे को वो इनिशियल यंग पेंडेंट दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इस इनिशियल यंग पेंडेंट के बदले हर दिन तुम्हें मुझे 10 सोल स्टोन के पीस देने होंगे और इसके लिए तुम मेरे साथ बार्गेन बिल्कुल मत करना। यह सुनने के साथ हमारे लिन फे को एक और 440 वोल्ट का झटका लगता है। 10 सोल स्टोन हर दिन, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मेरे पास जो कि कोई भी चॉइस नहीं है। जो इलाइट टूर्नामेंट है वो 6 घंटे में शुरू होने वाली है। अगर वहाँ पर कुछ गलत होता है तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे अंदर का जो डेविल है उसने मेरे कल्टीवेशन बेस को हिला दिया तो मेरी जो पूरी जिंदगी है वो फिर से तबाह हो जाएगी। तभी जो लिन फे के मास्टर है वो उसे कहते हैं कि मेरे प्यारे अप्रेंटिस, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो। ये सुनने के बाद लिन फे उसके मास्टर से कहता है कि मैं अपने रास्ते से हट जाऊंगा जब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ और चिंता मत करो, मैं आपसे सोल स्टोन का चार्ज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर जो लिन फे के मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम लकी रहे और तुम इलाइट टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आते हो और स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन स्कूल के 30th इलाइट स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हें स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर जाने के एक चांस मिलेगा। और अगर तुम स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर चले जाते हो तो मेरा सिर्फ एक ही काम है। जो मेरे मास्टर है उन्होंने उस स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर सोल स्वॉर्ड को रखा था जिसे कि तुम्हें वापस लेकर आना है। जब मेरे मास्टर धर्मालक्षणा बन गए थे तब कुछ इविल मॉन्स्टर ने घुसपैठ करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया। तब वहाँ पर और 3 इलाइट डिसाइपल्स थे जो कि वहाँ पर गार्ड कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर जितने भी इविल मॉन्स्टर्स थे उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सोल स्वॉर्ड को उस माउंटेन्स के बीच में कहीं पर छुपा दिया। वो कई बार उस स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए उस माउंटेन में गए लेकिन उन्हें कभी वो स्वॉर्ड नहीं मिली। सुनने के बाद लिन फे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि जो कि आपके मास्टर की तलवार थी तो आपके मास्टर उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए। जब कोई प्रैक्टिशनर सोल स्वॉर्ड को फोर्ज करता है तो वो स्वॉर्ड के अंदर अपनी थोड़ी सी सोल डाल देता है, जिसके वजह से अगर तुम कई हजार किलोमीटर दूर भी रहो तो भी वो जो स्वॉर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास चली आएगी। ये सुनने के बाद लिन फे के मास्टर उसे कहते हैं कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा। जब मेरे मास्टर मारे गए थे तब मैं एक छोटा सा ताविज था जो कि सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के फाइनल स्टेज पर था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर मेरे मास्टर अपने स्वॉर्ड को क्यों नहीं ढूंढ पाए। और इन सारी बातों को साइड में रखो, जैसा मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। अगर तुम और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो तो मैं तुम्हारे पास से उस इनिशियल यंग पेंडेंट को ले लूंगा। तभी बाहर से कोई हमारे लिन फे को आवाज लगाते उसे कहता है कि जूनियर लिन जल्दी से चलो, जो इलाइट टूर्नामेंट है वो जल्दी शुरू होने वाला है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लिन फे का जो सीनियर ब्रदर होता है वो वहाँ पर आए होते हैं और वही हमारे लिन फे को बुला रहे होते हैं। और जो हमारे लिन फे का सीनियर ब्रदर होता है वो हमारे लिन फे से कहता है कि चलो हम सब लोग मिलकर स्वॉर्ड पिक पर चलते हैं। उन दोनों को देखने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि यूएन पिक के हम 3 ऐसे डिसाइपल है जो कि उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है और मैंने अभी वाइटलिटी कल्टिवेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन मेरे मास्टर के लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि उन्होंने इस साल में 30 से भी ज्यादा डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस इलाइट टूर्नामेंट में सिर्फ युआंग फेरी, जोंगयांग और मैं ही पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है। और इसमें चौंकने की कोई भी बात नहीं कि इन सालों में जो युआंग पिक है वो हमेशा ही बॉटम रैंक पर आता रहा है। इतना सोचने के बाद तीनों लोग इलाइट टूर्नामेंट जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जाने लगते और जाते हुए जो फेरी है वो हमारे लिन फे से कहती है कि ब्रदर लिन, पिछली बार आपने जो मेरे लिए किया था उसके लिए मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया है। मैंने सोचा था कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन आप वहाँ पर बहादुरी से खड़े रहे। ये सुनने के बाद लिन फे अपने मन में कहता है कि क्या ये उस दिन की बात कर रहे हैं जब ताविस मास्टर था उसका डिसाइपल आकर इसे परेशान कर रहा था, तभी मैंने उसे धक्के मारकर इस माउंटेन से बाहर फेंका था। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि दरअसल उस समय मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा था। फिर हम लिन फे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा शुक्रमंद हूँ, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर तुम मेरे अपोनेंट के तौर पर सामने आए तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगी, इसलिए हम अपना बेस्ट करते हैं सीनियर ब्रदर लिन। ये सुनने के बाद लिन फे भी मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक पर पहुंच चुके होते हैं। फिर लिन फे हमसे कहता है कि इस स्कूल में यानी कि सेक्ट में 12 पिक है और उन्हीं में से एक आता है ये स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक, और इस स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक पर हमारा कंपटीशन होने वाला है, वहीं पर हम रहने वाले हैं। और स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक के बीचों बीच में एक ब्रोकन ड्रैगन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इलाइट टूर्नामेंट होने वाला है। और स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक का जो मेन पिक है वहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स एक जगह पर इकट्ठा होंगे। फिर हमें स्वॉर्ड एक्सप्लोरेशन पिक के मेन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी और पिक का एल्डर हमारे लिन फे के मास्टर से कहता है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा सीनियर ब्रदर लाओ। ये सुनने के बाद जो हमारे लिन फे के मास्टर है वो मुस्कुराते उससे कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझसे भी पहले कोई एल्डर यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर वो एल्डर हमारे मास्टर से कहता है कि तुम सही समय पर यहाँ पर आए, जो पहला मैच है वो शुरू होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है जो पहला मैच है वो हमारे मेरक पिक की सी और जो विंगजी पिक है उसके डोआन लैंग के बीच में होने वाला है। फिर जो डोंग जिन है वो हमारे हिस्से कहता है कि 3 सालों पहले जो इलाइट टूर्नामेंट हुआ था मैंने तुम्हें वहाँ पर कितनी गंदी तरह से हराया
था, क्या तुम उसके दर्द के बारे में भूल चुके हो? ये सुनने के बाद ये अपने सारे शॉट्स को बाहर निकालते हुए उसे कहते हैं कि 3 सालों पहले ये सब हुआ था, लेकिन इस बार तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो। ये सुनने के बाद वो जो एल्डर था वो अपने मन में कहता है कि हाँ, इसने सही कहा। 3 सालों पहले जो शी और जो डुआन है उन्होंने एक ही साथ में वाइटलिटी कल्टीवेशन लेवल को पा लिया था। इसके वजह से हमें लगा था कि ये जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन हम में से एल्डर ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उन दोनों की जो बैटल है वो एक दिन और एक रात तक चलेगी और आखिर में डुआन ने उसके अच्छे प्रेसिडेंस की वजह से वो जीत जाता है। तभी वहां पर बाकी के भी एल्डर पहुंच जाते हैं और उनमें से एक एल्डर कहता है कि इस साल ये दोनों एलाइट स्टूडेंट बनने के लिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और ये सब जो कह रहा होता है उसका नाम यंगे होता है, जो कि मैजिक फॉक पिक का चीफ मास्टर होता है। और साथ ही में वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से इस मांगा का ट्रांसलेटर चेंज हुआ है तब से इस मांगा में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके वजह से मुझे भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं जब से शॉर्ट एक्सप्लोरेशन को पिक समझ रहा था, लेकिन वो पिक नहीं बल्कि इन्हीं के सेक्ट का नाम है शॉर्ट एक्सप्लोरेशन स्कूल। फिर योंगी कहता है कि एक और पूरे दिन की लड़ाई मैं जैसे एक बूढ़े आदमी को देखने के लिए बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। ये सुनने के बाद उन्हीं के बाजू में दूसरा एल्डर होता है जो कि उनसे कहता है कि ये नेसेसरी नहीं है। वो गो फेंगजान होता है जो कि क्विंग जी पिक का चीफ मास्टर होता है। क्विंग जी पिक का मास्टर कहता है कि जो शी है वो 3 सालों से इस बैटल को जीतने के लिए शॉर्ट फॉर्मेशन की काफी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए वो मेरे स्टूडेंट डोंग लैंग के लिए एक काफी अच्छा राइवल है। ये सुनने के बाद जो तियानजिंग पिक का चीफ मास्टर है वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें डोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे ही के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना कहने के बाद जो डोंग है वो अपने मैजिक फिश एंड ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ही के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख जो ही है वो अपने प्राइमल वाइटलिटी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से जो ही है उसके सामने एक काफी बड़ी शील्ड आ जाती है, जिसके वजह से जो डोंग का हमला है वो सीधा कर शील्ड से टकरा जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर जो डोंग के मास्टर है वो बड़ी बड़ी हेंकते हुए कहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है डोंग वो क्विंग जी पिक की स्वॉर्डमैनशिप से ज्यादा मैजिक फिश एंड ड्रैगन स्वॉर्डमैनशिप सीखने के ऊपर ज्यादा जोर देता है। फिर डोंग का मास्टर हमें मैजिक फिश एंड ड्रैगन टेक्निक के बारे में बताता है कि ये जो मैजिक फिश एंड ड्रैगन टेक्निक है वो 3 स्लेयर्स एंड 5 टर्मिनेटर्स से नहीं है, बल्कि वो तो शॉर्ट एक्सप्लोरेशन स्कूल से भी नहीं है। जब डॉन काफी ज्यादा यंग था तब उसे एक पुरानी ग्रेव मिली थी, उसी के अंदर से उसे ये टेक्निक भी मिली थी। और जब वो शॉर्ट एक्सप्लोरेशन स्कूल में एडमिट हुआ तब उसने स्वॉर्डमैनशिप को सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी बैटल होती है तब वो मैजिक फिश एंड ड्रैगन टेक्निक को ही इस्तेमाल करता है। फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग हमारे ही के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, लेकिन हमारा जो ही है वो अपने आजू बाजू शील्ड बनाकर उसके हमले से बच रहा होता है। तभी ही अपनी एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला तैयार करके डोंग के ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद जो डोंग का मास्टर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसे हमले को देखने के बाद जो लिन फेई वो अपने मन में कहता है कि जो शी है वो डोंग लैंग के ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है, इसका ये मतलब है कि उसने किसी और शॉर्ट अरे को भी सीख लिया है। फिर हमें ही के हमले को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर डोंग के हमले को लगने वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो डोंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जो डोंग का हमला है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। तभी ही काफी तेजी के साथ आकर डोंग के गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख देता है, जिसे देखने के बाद डोंग काफी ज्यादा डर जाता है। और लिन फेई कहता है कि जो ही उसने अपना डिफेंसिव करने के बजाय उसने सीधा डोंग के ऊपर हमला कर दिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और अपने आप को हारता हुआ देखकर जो डोंग है वो काफी ज्यादा हैरान तो हो चुका होता है, लेकिन आखिर में वो अपनी हार मान लेता है। लेकिन जो ही है वो बिना किसी इमोशन के डोंग से कहता है कि आपके साथ फिर से बैटल करके काफी अच्छा लगा। और उन दोनों की बैटल देखकर वहां पर जितने भी डिसाइपल्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जो शी है वो डोंग को सिर्फ अपने एक ही हमले में हरा देगा। और जो डोंग का मास्टर है वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर चिकअप से इतना आउटस्टैंडिंग डिसाइपल बन गया। फिर जो तियांजिंग पिक के मास्टर होते हैं वो हमारे डोंग के मास्टर से कहते हैं कि ब्रदर गु जो ही है उसने इसी बैटल को जीतने के लिए 3 सालों तक अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी थी। तभी सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट होती है कि जियांग पिक का लिन फेई और जो फ्लोटिंग क्लाउड पिक का तांग जियान है उनके बीच में होने वाला है। हम लिन फेई को देखने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी कहता है कि उस सफेद बालों वाले आदमी को मैं पहचान चुका हूँ, वो बिशप है, जो कि कहता है कि मैं लिन फेई के ऊपर भरोसा करता हूँ, काफी ज्यादा होनहार लड़का है। ये सुनने के बाद हमारे लिन फेई के मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो तियांजोंग पिक के मास्टर होते हैं वह हमारे मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट ने शी को भी हरा दिया था, इसलिए मैं आपसे तुम्हारी युआंग पिक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद हमारे मास्टर
उसे कहते हैं कि उसने एक उपलब्धि से इस दुनिया को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्यूनिक्स स्वॉर्ड को बाहर निकलकर अपने अपोनेंट से कहता है कि ब्रदर टैंग, मैं आशा रखता हूँ कि आज आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनने के बाद जो ब्रदर टैंग है वो भी मुस्कुराते हुए लिन फे से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि आखिर ये दोनों बंदे कौन है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल उनसे कहता है कि उनके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना, लगता है कि ये जो राउंड है वो फैंसी नहीं होने वाला। फिर राइटर हमें बताता है कि जो लिन फे और जो तांग है वो शीही और दोआन के जितने फेमस नहीं, जिसके वजह से इस राउंड को देखने के लिए जितने भी ऑडियंस थे वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो कि काफी दिलचस्पी के साथ इस बैटल को देख रहे थे। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हें स्वॉर्ड डिपॉजिटरी के अंदर उस किताब को लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था तब तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था कि तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो, लेकिन यहाँ पर देखो तुम तांग जियांग के साथ इतने ज्यादा पोलाइट और साथ ही में उसके साथ कितनी अच्छी तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं उससे ज्यादा कमजोर हूँ। फिर हमें तांग को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन फे के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि जो कि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर हमला करते हुए इस बैटल को शुरू कर देता हूँ। इतना कहने के बाद जो तांग है वो काफी तेजी के साथ हमारे लिन फे के ऊपर हमला कर देना शुरू कर देता है और हमारे लिन फे भी तांग के हमले से काफी आसानी से बचता जा रहा होता है।